नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। भारत के तालिबानी, मेरा मतलब है तालिबानी समर्थक, यहां तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे पर निहाल हुए जा रहे हैं। अपने ही मुस्लिम अफगानी भाइयों को तालिबानियों के हाथों मारे जाने को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम जैसे लोगों ने तो भारत सरकार से पहले ही एक तरह से तालिबान को मान्यता तक दे दी, लेकिन अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो उनके अरमानों पर पानी फेरने वाली हैं। वो सूडो लिबरल और सेकुलर जो कहते नहीं थक रहे कि अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान को क्या दिया, वो फिर से बिलों में घुस गए हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमेरिका ने पिछले 20 साल यही किया। ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान की सड़कों पर उतरी उन महिलाओं और आम लोगों की जिन्होंने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिनके चेहरे पर ना तो तालिबान की बंदूकों का खौफ है और ना ही उनके सामने झुकने का इरादा। ये उसी अफगानिस्तान की जनता है जहां 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो ये मूक दर्शक बनकर तालिबान की प्रताड़ना और जुल्मों को स्वीकार कर चुके थे, उसे अपनी किस्मत समझ चुके थे। तालिबान को पूरा भरोसा था कि इस बार भी यही होगा। अमेरिकी सेना के जाते ही देश की जनता उनकी बर्बरता और जुल्मों की कल्पना मात्र से ही घबराकर उनके हर फरमान को मानने पर मजबूर हो जाएगी। उनको लगा था कि जहां बिना लड़े ही अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया हो, वहां देश की जनता को उनके कदमों में गिरने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन 20 साल गुफाओं की कंदराओं में छिपकर रह रहे पाषाण युगीन इन जाहिलों के होश तब उड़ गए जब अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद आम जनता ने इनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अफगानिस्तान के शहरों और कस्बों में तालिबान के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतर आए। बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करने वाले तालिबानियों को झटका लग गया जब उन्होंने देखा कि बंदूकों का डर लोगों के दिलो दिमाग से निकल गया है। अपनी क्रूरता से लोगों का शोषण करने वाले तालिबान की हालत यह है कि ये अब मस्जिद के इमामों से जुमे की नमाज में आने वालों को समझाने का अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोगों को समझाएं कि हमारी हुकूमत कबूल कर लें, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि बंदूक से सत्ता तो मिल गई, लेकिन जिस सत्ता के साथ देश की जनता ही नहीं है तो फिर जीत अधूरी है और शासन करना बेहद मुश्किल। लेकिन विद्रोह की आग तो अब लग चुकी है। सवाल यह है कि यह जज्बा अफगानियों में आया कैसे? तो इसका जवाब है कि पिछले 20 साल अमेरिकी फौज के साथ बनी अफगानियों की सरकार ने जो विकास और अभिव्यक्ति की आज़ादी अफगानी औरतों और मर्दों को दी थी, वो उन्हें सालों पहले नहीं मिली थी। पिछले 20 सालों में अफगानियों ने शांति की सुबह देखी थी, विकास देखा था, औरतों की आज़ादी देखी थी और अपने लिए सुंदर सपने सजोए थे। आज उन्हें तालिबानियों के सामने अपने सुंदर सपने और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। यही वजह है कि जलालाबाद से लेकर काबुल तक औरतों के साथ मिलकर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया है। ये आज तालिबान के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इतिहास गवाह है कि आप बड़ी से बड़ी और हथियारों से लैस सेना से जीत सकते हैं, लेकिन आम जनता को उनकी सहमति के बिना जीत नहीं सकते। आज तालिबानियों का सामना वहां की आम जनता से हो रहा है और उनके होश उड़ रहे हैं। अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपनी राष्ट्रीयता के लिए अफगानिस्तान की आम जनता अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। सैकड़ों साल पहले अफगानिस्तान के गजनी और गोर से यही काहिल और जाहिल हमलावर हमारे देश भी आए थे। इन्होंने हमारे मंदिरों को लूटा, ध्वस्त किया और हमारे राजाओं को पराजित किया। इससे हमारे आत्मगौरव को धक्का लगा। इन्होंने जबरन हमारे लोगों का धर्मांतरण भी करवाया, लेकिन हिंदू अस्मिता को मिटा नहीं पाए। इनके शासनकाल में भी लगातार हिंदू अस्मिता और राष्ट्रीयता झुकी नहीं, लगातार विद्रोह होते रहे। कभी महान सिख गुरुओं ने तो कभी हरिहर बुक्का जैसे वीरों ने, कभी शिवाजी ने तो कभी बुंदेला सरदार छत्रसाल ने, तो कभी सोहेल देव के नेतृत्व में आम जनता इन हमलावर शासकों के खिलाफ खड़ी होती रही। केवल शाहजहां के समय में ही 2000 से ज्यादा विद्रोह हुए। महाराणा प्रताप ने आजादी की मशाल को थामे रखा और वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहे। हम हारे, बार बार हारे, लेकिन हार कर भी जीत गए। हमारी संस्कृति और धर्म को हमने अपने दिलों में बसाए रखा, अपनी अस्मिता को हमने कभी खत्म नहीं होने दिया। और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान में भी इस बार नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ ही राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। देसी शासकों के जुल्मों और उनकी जनता के खिलाफ नीतियों के विरुद्ध भी जनता खड़ी होती है, जैसे अफगानिस्तान की जनता खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि आखिर तालिबान विद्रोह कर रहे अफगानिस्तानियों का कत्लेआम क्यों नहीं कर रहा, जो कि उसका तरीका भी है।
क्या सच में तालिबान बदल गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तालिबान को पता है कि इस बार अपने पुराने ढर्रे पर कत्लेआम मचाने पर दुनिया भर से उसे कभी मान्यता नहीं मिलेगी। दूसरा, देश चलाने के लिए इन्हें अब पढ़े लिखे समझदार लोग चाहिए, जो अफगानिस्तान के पढ़े लिखे आम नागरिकों के बीच से ही लेने होंगे। अब तालिबान लड़ाकों के वीडियोस तो आपने सोशल मीडिया पर देखे ही होंगे। ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन से मध्ययुगीन कबायलियों का जत्था अचानक आधुनिक युग में पहुंच गया, जो हेलीकॉप्टर देखकर झूम उठता है, अम्यूजमेंट पार्क देखकर हैरत में पड़ जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें देखकर चौंक जाता है। देखकर लगता है कि इन्हें तो ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाले टायर के पंचर बनाने में भी फर्क क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करते समय ही इन्हें विकास का महत्व समझ में आ गया था। पिछली बार के मुकाबले तालिबान को इस बार अफगानिस्तान को जीतने में बेहद कम समय लगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में सड़कों का जो जाल बिछा, उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल कर वो तेजी से आए और उन्होंने इसे जीत लिया। ये विकास तालिबानियों ने नहीं किया था, इसे भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ने किया था। लेकिन यही विकास तालिबान की जल्द हार की वजह भी बन सकता है। इन्हें पता नहीं था कि विकास सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बैंकिंग और बाकी क्षेत्रों में भी हुआ है। इनकी अक्ल का स्तर देखिए। जैसे ही काबुल पर तालिबानियों ने कब्जा किया, वो सीधे वहां के सेंट्रल रिजर्व बैंक घुसे। इन गवारों को यह लग रहा था कि उस बैंक में 9 बिलियन डॉलर्स रखे हुए हैं, जिसे वो आसानी से लूट लेंगे। लेकिन जब उन्हें वहां बताया गया कि ये सारे पैसे तो वर्चुअल यानी आभासी हैं और सारा पैसा अमेरिका के बैंक में है, तो इनके होश उड़ गए। तालिबानियों को अब देश चलाने के लिए पैसे की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में अमेरिका ने इसके सारे पैसे फ्रीज कर दिए हैं। अब तालिबानियों को अपने भाड़े के लाए टट्टुओं को वेतन भी देना है। वो कैसे दें? इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और बहुत सारे वेतनभोगी भी हैं, जिन्हें वेतन दिए बिना काम नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा अफगानिस्तान को तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान से बिजली की सप्लाई होती रही है। इसके पैसे भी ये देश मांगेंगे, वरना बत्ती गुल कर देंगे। अब अंधेरे में तालिबानी लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? तजाकिस्तान तो खासकर तालिबान से बदला लेने के मूड में है, क्योंकि अफगानिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी ताजिक ही है, जिसके बड़े नेता सारे कागज और जरूरत के हथियार लेकर अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद जूनियर और बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के नेतृत्व में पंजशीर के गुमनाम इलाके में छिपकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार भी अहमद मसूद सीनियर को तजाकिस्तान ने जमकर पैसे दिए थे और हथियारों की भी मदद दी थी। आपको बता दूं कि पंजशीर ही इकलौता ऐसा इलाका है जिसे आज भी तालिबानी जीत नहीं पाए हैं। अमरुल्लाह सालेह, जो अशरफ गनी के भागने के बाद खुद को अफगानिस्तान का इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित कर चुके हैं, वो पंजशीर में एक हीरो की तरह तालिबान का सामना कर रहे हैं। वो तालिबानियों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अमरुल्लाह सालेह के बारे में कहा जाता है कि उनके आदमी तालिबानी सेना में भी हैं, जिन्हें ये पैसे से मदद कर रहे हैं। इन्होंने तालिबानी सेना के अंदर अपने लोग छोड़ रखे हैं, जो वक्त आने पर सामने आएंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही वहां की पुरानी सरकार के 3 लाख सैनिक भी वहां से भाग निकले हैं। उन्हें भी जैसे ही पैसे की सप्लाई शुरू होगी, वो अमरुल्लाह सालेह या किसी और के नेतृत्व में तालिबान के विरोध में खड़े हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और पास के अन्य देशों से लगातार संपर्क में हैं, और यही वजह है कि इतने दिनों के बीत जाने के बाद भी तालिबान अफगानिस्तान में अभी तक कोई भी सरकार नहीं बना पाया है। उसे वहां रोजमर्रा के काम करने वालों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे देशों से अच्छे रिश्तों को बनाए रखने की दुहाई दे रहा है। तो भारत के लुटियन मीडिया और लिबरल सेकुलर जब बोले कि तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो उन्हें बता देना कि खुश रहो कि तुम भारत में हो, नहीं तो यही लुटियन मीडिया की पत्रकार अभी बुर्का पहनकर वहां पर रिपोर्टिंग कर रही होती। तालिबान भारत को भी विकास कार्य जारी रखने का अनुरोध कर रहा है, ताकि इस पैसे से वहां की अर्थव्यवस्था चलती रहे। कंधार विमान अपहरण के वक्त भारत को अपने लोगों को वापस लाने में 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, और वही तालिबान आज बिना किसी मांग के भारत के लोगों को आराम से भारत लौटने दे रहा है। ये कहानी ही तालिबान की हालत और मजबूरी बयां कर रही है।
भारत सरकार भी अभी तालिबान की कथनी और करनी पर नजर रखे है और इसीलिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन कहा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मजबूरियों और भिखमंगे हाल ने तालिबान की क्रूरता के हाथ बांध रखे हैं। इस बार इसे सऊदी अरब से भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सऊदी के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने वहाबी इस्लाम जिस पर तालिबान खड़ा है उसकी नींव खोद रखी है। जो पिछली बार तालिबान के साथ तेल के पैसे की ताकत थी वो इस बार नहीं है। सऊदी और दूसरे खाड़ी देश जो वहाबी इस्लाम का साथ देने के लिए अरबों डॉलर का दान देते थे वो भी इस बार ये नहीं कर रहे, क्योंकि इराक वॉर के बाद अमेरिका ने इनकी तेल की ताकत ही खत्म कर दी। कतर के पास तो तेल खत्म हो चुका है, कई देशों के पास अब वो पैसे नहीं रहे। मंदी और कोरोना ने इन्हें खुद गरीब बना दिया है, इसीलिए ये सभी देश भी वहाबी इस्लाम को छोड़कर मॉडर्निटी यानी आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार तालिबान को जो अफगानिस्तान मिला है उसके पास पैसे तो नहीं है, साथ ही पिछले 20 सालों में जिन देशों ने विकास कार्य किए हैं या जो बिजली पानी दे रहे थे उनका अकेला $7 बिलियन का कर्ज भी है। अब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इतने अमीर तो हैं नहीं कि वो अपने हिस्से का कर्ज इन पख्तूनों के लिए माफ कर दें जो इनके विरोधी कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो इन्हें कोई आर्थिक मदद देने की स्थिति में है नहीं। ले देकर चीन से थोड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन वो अपने फायदे के हिसाब से चलने वाला देश है। ऐसी बहुत सारी वजह हैं कि तालिबान ने सत्ता तो संभाल ली, लेकिन फिलहाल वो सत्ता चलाने की औकात नहीं रखता। अब तस्वीर तो यही दिख रही है कि आने वाले दिनों में अफगानियों के विद्रोह और अपनी कंगाली के चलते तालिबान सरकार की कहीं जल्द ही कब्र ना खुद जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।